जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम का भी आप वीडियो को देखने के बाद एक बार ज़रूर डेट बताइएगा। और आपको मैंने मैथ का एक वीडियो प्रोवाइड किया, मैथ में हमने एज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और एक बार मुझे उसमें अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको उस तरह से और भी टॉपिक के कुछ हम जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस लेवल पे वो वीडियो लाए हैं या नहीं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम करने वाले हैं मैनेजमेंट के 70+ यानी कि आपके वन लाइनर फैक्ट करने वाले हैं और जहाँ से आपके क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे गए हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो यहाँ पे कवर होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आप सभी देख लीजिएगा, ये हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रबंधकों को जो प्रशिक्षण एवं जो विकास में कौन सहायक होता है। आपके प्रबंधक जो होते हैं इनके प्रशिक्षण में यानी कि जो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी और इनका जो एक विकास, इनके विकास में प्रशिक्षण में कौन सहायक होता है दोस्तों, याद रखिएगा संगठन सहायक होता है। कौन सहायक होता है? संगठन सहायक होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रबंधकों के प्रशिक्षण एवं विकास में कौन सहायक होता है, तो आपको याद रखना है संगठन सहायक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके कि जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है, जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है आपके, तो आप सभी को याद रखना है वहाँ पे अंकेक्षण है, जिसे हम शायद बोलते हैं आपके ऑडिटर बोलते हैं आपके। ठीक है, तो जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है आपके, तो वहाँ आता है अंकेक्षण। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन आपने ये किया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि ये आपसे पूछा जा सकता है, औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि जो आपके अनौपचारिक संगठन है, सॉरी अनौपचारिक संगठन जो है आपके अनौपचारिक संगठन में अगर हम देखें कि सत्ता का जो प्रभाव है, सत्ता का प्रभाव ये किस ओर चलता है, तो आपको याद रखना है कि नीचे से ऊपर की ओर चलता है। किसमें? अनौपचारिक संगठन में जो सत्ता का प्रभाव है नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, यानी कि बॉटम टू टॉप आपके रहेगा इसका। ठीक है, प्रोग्रेस जो रहेगा। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें औपचारिक संगठन की अगर हम बात करें, अगला जो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि औपचारिक संगठन का अगर हम बात करें कि सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है, तो दोस्तों याद रखिएगा औपचारिक संगठन में आपके टॉप टू बॉटम रहेगा, उत्तर से सॉरी ऊपर से नीचे की ओर रहेगा आपके किसमें, औपचारिक संगठन में, और अनौपचारिक में नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, दोनों को साथ में आप सभी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है सत्ता का प्रत्यायोजन। सत्ता का प्रत्यायोजन, यहाँ पे इसे प्रत्यायोजन कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं कर देता हूँ इसे। देखिए सत्ता का प्रत्यायोजन, तो सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर ना रहना, यानी कि एक स्थान पर सिमट कर ना रहे, बल्कि अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके यहाँ पर यानी कि एक तरह से ट्रांसफर बोल सकते हैं, आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होना। तो सत्ता का इस स्थान पर सिमट कर ना रहना बल्कि क्या कहलाता है, कहलाता है सत्ता का प्रत्यायोजन। क्या कहलाता है? सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है। आपके जो प्रबंधकीय कार्य है इनके लिए मंच कौन तैयार करता है, तो बहुत ही आसान था। आपके प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच तैयार करता है आपका संगठन। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच तैयार करता है आपका संगठन। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों, लास्ट तक अगर आप देखेंगे ना तो आपको एक आइडिया हो पाएगा कि क्वेश्चन जिस तरह पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। और दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी को मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था। आप सभी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा रिस्पांस रहेगा आपके वीडियो में तो आपको बेहतर और भी इसी तरह से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दो या दो से दो अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का जो आदान प्रदान है ये क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचार, भावना, इनका आदान प्रदान एक संप्रेषण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखिएगा ये कहलाता है संप्रेषण। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जब विचारों का, भावनाओं का आदान प्रदान होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट है किसी प्रबंधक का एक समान उद्देश्य क्या होता है। किसी प्रबंधक का जो एक समान उद्देश्य दोस्तों यहाँ पे होता है कि जो आपके यानी कि अगर हम बात करें जैसे बिक्री प्रबंधक है, बिक्री प्रबंधक का एक समान उद्देश्य जो होता है ये होता है कि वितरण के लिए जो उपयुक्त चैनल का चयन करना। किसके लिए? वितरण के लिए एक उपयुक्त चैनल का चयन करना, वो बिक्री प्रबंधक का समान उद्देश्य यहाँ पे देखे तो होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म में भरी गई जो ग्राहकों की प्रतिक्रिया एक प्रकार की कैसी सूचना होती है। दोस्तों जो फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की जो प्रतिक्रिया होती है वो एक तरह से बाहरी सूचना होती है। कैसी सूचना होती है? वो बाहरी सूचना होती है। ठीक है, फॉर्म में भरी गई प्रतिक्रिया ग्राहकों की कैसी सूचना होती है? वो बाहरी सूचना होती है। उनका नाम पूछा जाएगा, उनका कहाँ के रहने वाले हैं, एड्रेस पूछा जाएगा, नंबर पूछा, बाहरी सूचना होती है आपकी।
ठीक है। अगला प्रश्न है, विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है, यह क्या दर्शाता है? दोस्तों यह दर्शाता है कि मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। मानव संसाधन में अगर हम बात करें, परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है आपके। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना, पुरस्कार देना क्या कहलाएगा? तो ये हमने पहले भी आपके डिस्कस किया है कि अगर किसी कर्मचारी को, आपकी संस्था में कोई कर्मचारी है, उसका यदि आप उसके कार्य की यदि आप प्रशंसा करेंगे, उसे आपके कुछ पुरस्कार राशि देंगे, आपके कुछ पुरस्कार स्वरूप देंगे, तो एक तरह से उसके लिए मोटिवेशन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? मोटिवेशन रहेगा। वो आपके संस्था में आपके जो कार्य कर रहा है उस कार्य को और बेहतर ढंग से करेगा कि मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा मिल रहा है, यानी कि मेरे कार्य की प्रशंसा की जा रही है, मुझे पुरस्कार राशि दी जा रही है। तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एक तरह से अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना, यह आपके समता पर व्यापार, स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो समता पर व्यापार। ठीक है, समता पर व्यापार। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? किसने कहा है कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना होती है? तो बहुत ही आपके देखें तो बस आपको ये याद रखना है किसने कहा है, बाकी ये तो आप सभी को पता है कि बजट तो एक निश्चित अवधि के लिए ही सरकार की वित्तीय योजना होती है। हर वर्ष आपके बजट लाया जाता है। ठीक है, एक साल का जो आपका फाइनेंशियल ईयर रहता है उस ईयर तक आपके बजट वर्क करता है, तो आप सभी को पता है। बट ये किसने कहा था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसने कहा था? आपके टेलर के द्वारा कहा गया था। टेलर के द्वारा कहा गया था कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। पॉज डिकॉर्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों पॉज डिकॉर्ब का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था आपके? याद रखिएगा दोस्तों, पॉज डिकॉर्ब का जो सिद्धांत है ना, लूथर गुलिक के द्वारा किया गया था। लूथर गुलिक। और प्रीवियस पार्ट में हमने आपको बताया था कि लूथर गुलिक के अनुसार अगर हम देखें, एक संगठन की एक आपकी कितने जो आपके नियम बताए गए हैं, कितने प्रकार के बताए गए हैं, ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। कि आपने देखा है प्रीवियस पार्ट? एक बार बताइएगा। तो याद रखिएगा, पॉज डिकॉर्ब का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो लूथर गुलिक ने किया था। इसका फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था पॉज डिकॉर्ब का फुल फॉर्म। जैसे कि प्लानिंग हो गया, P फॉर प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना, C से कोऑर्डिनेटर समन्वय करना, R से रिपोर्टिंग रिपोर्ट, और B से आपका बजटिंग। इसका एक एक शब्द का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, क्योंकि अभी कई शिफ्टों में आपके एग्जाम होना है। अभी लगभग 20 से 25 दिन आपके एग्जाम चलेंगे, तो आपके शिफ्टों में एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पॉज डिकॉर्ब का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटर, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार जो होते हैं आपके, वो शब्दों के रूप में ढलकर सामने आते हैं। जो मानसिक विचार हैं आपके, वो शब्दों के रूप में ढलकर सामने आते हैं। और यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, जॉर्ज हॉस्टन का। यह कथन है जॉर्ज हॉस्टन का कि विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार जो हैं शब्दों के रूप में ढलकर सामने आते हैं। तो यह कथन किसका है? यह कथन है जॉर्ज हॉस्टन का। किसका है? जॉर्ज हॉस्टन का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिएगा। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती हैं, अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार होता है आपके? तो याद रखिएगा, भेदभाव रहित विपणन नीति। कैसी नीति है? भेदभाव रहित विपणन नीति। यानी आप सभी प्रश्नों को समझिए, क्या पूछ रहा है आपसे कि जो अपने ग्राहकों में अंतर नहीं समझता है, सभी को एक इक्वल दर्जा प्रदान करता है, ऐसा एक विपणन अपनाता है। तो ये विपणन जो होता है मूल नीति का कौन सा प्रकार है? तो किसी के प्रति भेदभाव नहीं रहेगा, सभी के लिए आपके बराबरी सम्मान मिल रहा है। तो आपके देखें तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित होता है प्रबलीकरण का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्तर के प्रबंधक विभागीय उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? जो विभाग के जो उद्देश्य हैं, कोई भी संस्था है उसके जो उद्देश्य रहते हैं, उन उद्देश्यों को पाने के लिए सबसे ज़्यादा जो चिंतित कौन रहता है आपके? तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अगर हम देखें चिंतन रहता है ना, जो मध्य स्तरीय का प्रबंधक होता है।
निम्न स्तरीय के कर्मचारी जो रहते हैं वो तो आपके अपने अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, बट जो बीच में होता है ना, क्योंकि देखिए तीन आपके स्तर होते हैं, एक उच्च प्रबंधक होता है, एक मध्य स्तर प्रबंधक, एक निम्न स्तर प्रबंधक। ठीक है, तो जो मध्य स्तर का होता है वो आपके देखें तो सबसे ज़्यादा चिंतित रहता है कि जो हमारे उद्देश्य है, जो हमारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर पाएंगे या नहीं, सबसे ज़्यादा उसी पे प्रेशर रहता है आपके। ऊपर से भी और नीचे भी अगर हम देखें कोई कार्य कैसे कर रहा है ये भी मैनेज करना होता है। तो अगर हम देखें तो ये आसान सा है आपके लिए। देखिए, वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते हैं, विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? वे निर्माता जो सभी बाजार में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते हैं, तो एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते हैं, विपणन की कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? तो सेंट्रलाइज्ड जो आपके एक तरह से केंद्रित विपणन नीति जो होती है आपकी, केंद्रीय विपणन नीति, केंद्रीय विपणन नीति, या बोल सकते हैं सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग पॉलिसी। ठीक है, जो कि आपके देखें तो एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते हैं आपके सभी बाजार में। ठीक है, नेक्स्ट है, संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? संगठन में प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? जैसे कि आपको बता दिया गया लाइन, सेकंड आपको दे दिया गया स्टाफ, थर्ड आपके हो गया प्रकार्यात्मक। ये प्राधिकरण के 3 प्रमुख प्रकार हैं आपके संगठन में, लाइन, स्टाफ और कार्यात्मक, प्रकार्यात्मक। ठीक है, नेक्स्ट है, बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? बाजार को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है आपके? तो यह कहलाता है दोस्तों बाजार का विभक्तिकरण। यानी कि कोई आपका मार्केट, आप कोई कार्य कर रहे हैं, कोई मार्केट में आप उन्हें कई पार्टियों में बांट रहे हैं, उप बाजारों में बांट रहे हैं, तो आपके क्या कहलाएगा? ये बाजार का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, विभक्तिकरण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा होता है? आपकी विपणन जो आपकी बात करें, विज्ञापन रणनीति को बोला गया है, एडवर्टाइजमेंट का जो आपके हैं कि विज्ञापन रणनीति जो है किस प्रबंधन का हिस्सा होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बिक्री प्रबंधन का हिस्सा होता है। किसका होता है? बिक्री प्रबंधन का हिस्सा होता है विपणन, जो आपकी विज्ञापन रणनीति है। ठीक है, बिक्री प्रबंधक। नेक्स्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं अभी इस बार की शिफ्ट में। लाभांश क्या होता है आपके? लाभांश क्या होता है दोस्तों? तो वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के जो शेयर धारकों को नगद या शेयर के रूप में जो भुगतान किया जाता है वो कहलाता है लाभांश, प्रॉफिट। ठीक है, कंपनी को जो शेयर धारकों को जो नगद या शेयर के रूप में जो भुगतान किया जाएगा वही कहलाता है लाभांश। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है, प्रभावित रहता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? इस मान्यता पर आधारित है पेवेलियन मॉडल। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को कराया है आपको कि मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित रहता है, और इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? तो आपको याद रखना है पेबोलियन मॉडल। ठीक है, पेबोलियन मॉडल के रूप में इसे जानते हैं आप सभी। तुलन पत्र, बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण क्या होता है? तो इसमें आप सभी को पता है कि परिसंपत्ति बराबर होती है देनदारियां और पूंजी। जो आपकी देनदारियां हैं और जो आपकी पूंजी है, कैपिटल, इन दोनों का अगर हम देखें तो एक तरह से बराबर होता है आपके परिसंपत्ति की। तो ये बैलेंस शीट का लेखांकन समीकरण होता है, परिसंपत्ति बराबर देनदारियां प्लस पूंजी। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता है उनका लेखा कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा, वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता है उनका लेखा कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा, मुख्य जनरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मुख्य जनरल में किया जाता है। ठीक है, वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता है वो कहाँ किया जाता है? तो मुख्य जनरल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? तो आपको मैंने बताया, जब कोई भी चीज़ एक ही स्थान पे एक सेंटर में आपके केंद्रित या बोल सकते हैं कि फोकस्ड होती है तो उसे आप कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइज्ड बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेंट्रलाइज्ड बोलेंगे। जब कोई एक ही सेंटर पर केंद्रित होता है, ठीक है, एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाएगा? सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत। ठीक है, यहाँ पे आप सभी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टार लगा लीजिएगा। ESOP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। ESOP का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि डेली आपके फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं आपके। देखिए, ESOP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एम्प्लॉय, E फॉर एम्प्लॉय, S से आपका स्टॉक, O से ऑप्शन प्लान। ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान ESOP का फुल फॉर्म होता है। आपसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चेक क्या होता है, और आपको ऑप्शन भी मिलेगा। क्या? एक विनिमय पत्र होता है। चेक क्या होता है? एक विनिमय पत्र होता है। सीधे आंसर कीजिएगा आपको अगर क्वेश्चन बनता है तो। नेक्स्ट है, वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक होता है? तो ये आपके एक बाह्य घटक होता है।
बाह्य घटक होता है। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है, तो ये बाह्य घटक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है कि जो मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी आपकी। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है आपकी, किसके द्वारा लिखी गई थी, आप सभी को कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। आप सभी के कमेंट देखे जाएंगे कि कौन सही आंसर कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क बोल सकते हैं आपके लिए, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, सभी के आंसर आने चाहिए जो मैंने क्वेश्चन किया है। चलिए नेक्स्ट है, प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है, उसे करने का सर्वोत्तम और सुलभ तरीका कौन सा है। कथन किसका है, यह कथन किसका है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस है, इसे कर लीजिएगा। टेलर। प्रबंध यह जानने की कला है क्या करना है, उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका कौन सा है, तो यह कथन है FW टेलर का। किसका है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। यह कथन है FW टेलर का। ठीक है, नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार कर्मचारियों पर किया जाता है, जिन्हें एक प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है। जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है उन पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण अगर हम देखें तो आपके किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों पर किया जाएगा, जिन्हें एक ही कार्य को बार बार करना पड़ता है। जिन्हें एक ही कार्य को बार बार करना पड़ता है उन्हें आपके उनके लिए कौन सा परीक्षण होता है, तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है, ताकि पता लग सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है, इसीलिए इस तरह का इंटरव्यू आपके लिया जाता है, प्रतिबल साक्षात्कार, जिससे कि पता चल सके कि जब आवेदक जो है दबाव में, एक तरह से कोई ऐसी उनसे बात पूछी जाएगी कि आपके वो किस तरह से कैसा प्रदर्शन करेगा, कैसे उसका रिएक्शन रहेगा, ये चीज़ें देखने के लिए रहता है प्रतिबल साक्षात्कार। नेक्स्ट है, मूल्यह्रास किस प्रकार की परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है। जो मूल्यह्रास होता है ना, ये आपके हर वर्ष लगाया जाता है और स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, स्थायी संपत्तियों पर। ठीक है, मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्तियों पर हर वर्ष लगाया जाता है, तो स्थायी संपत्तियों पर। ये क्वेश्चन आपके बन सकता है आपके कि अगर हम बात करें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष आपके जो आपके पारित किया गया था, तो याद रखिएगा ये 1947 में किया गया था। ठीक है, 1947 में किया गया था आपके जो अधिनियम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लेखांकन पुस्तपालन कौन सी क्रिया होती है आपके, ये उत्तरवर्ती क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, ये उत्तरवर्ती क्रिया होती है आपके। ठीक है, नेक्स्ट है, खाता बही क्या होता है, तो खाता बही तो आप सभी को पता है, खाता का एक समूह होता है। खाता बही क्या होता है, खाताओं का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है खाता बही। ठीक है, बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया था। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम जो है कब पारित किया गया था, वर्ष याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1948 में। कब किया गया था, 1948 में किया गया था आपके। ठीक है, कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना, किसका उद्देश्य होता है, ये एक तरह से प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है। ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है कि जो कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, जिसके लिए अगर हम देखें तो कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि उनका कौशल स्किल डेवलप हो पाए और आपके और नॉलेज हो पाए, उनका नॉलेज गेन कर पाए। तो कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि करना प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार, इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम देखें, डंपिंग जो शब्द है आपके, डंपिंग का क्या कार्य होता है, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना, ये होता है डंपिंग। वास्तविक उत्पादन जो लागत है उनकी, उससे कम दाम पर माल का निर्यात करना, ये होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मार्केटिंग वाला जो चैप्टर है आपका, विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, तो आप सभी को याद रखना है 5 चरण होते हैं। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं, आप सभी याद रखिएगा, 5 चरण होते हैं आपके। इन 5 चरणों के तत्व अगर हम देखें, एक तरह से फुल फॉर्म क्या होता है, ये सभी आप सभी याद रखिएगा। जो 5 चरण हैं कौन कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे ऑप्शन दे देगा कि आपके इनमें से कौन सा मार्केटिंग का चरण नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, पहला होता है आपके ग्राहक, जो कस्टमर होते हैं। सेकेंड होता है कंपनी। थर्ड होता है जो कंपटीटर होते हैं, प्रतियोगिता। ठीक है, फोर्थ होता है आपके जो कोलैबोरेटर्स होते हैं, सहयोगी जिन्हें आप बोल सकते हैं। और फिफ्थ होता है कंटेक्स्ट या प्रसंग बोल सकते हैं। तो 5 ही अगर हम देखें तो आपके मार्केटिंग के तत्व होते हैं, इनको आप सभी अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। चलिए नेक्स्ट है, ऊपर से नीचे तक जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, इनके अधीनस्थों के संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो ये पद सोपान कहलाता है।
क्या कहलाता है? पद सोपान कहलाता है। एक चेन बनाई जाती है ऊपर से नीचे तक, उच्च पदाधिकारी अधीनस्थों के संबद्ध करने की व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट है विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना, नए उत्पादों पर नजर रखना। ये ताकि आपके देखें तो आदि क्या संदर्भित करता है? तो ये संदर्भित करता है विपणन पर्यावरण को। किसे संदर्भित करता है? विपणन पर्यावरण को संदर्भित करता है। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना, नए उत्पादों पर नजर रखना, तो ये सभी विपणन पर्यावरण पर आपके देखें तो संदर्भित करता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो ये आपके व्यवहार में। कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो व्यवहार में दृष्टिगोचर होता है। संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर होता है? तो व्यवहार में। ठीक है। नेक्स्ट है जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो आपको याद रखना है 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। दोहरी लेखा प्रणाली जो होती है किस प्रकार की लेखांकन पद्धति होती है? दोहरी लेखा प्रणाली जो होती है किस प्रकार की लेखांकन पद्धति होती है? तो याद रखिएगा वैज्ञानिक पद्धति होती है। कैसी पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति है आपकी दोहरी लेखा प्रणाली। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती हैं आपके? तो अभिप्रेरणा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक मौद्रिक होती है, एक अमौद्रिक होती है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, एक मौद्रिक होती है, एक अमौद्रिक होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग होता है? तो यदि किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को जो बोनस देना होता है, ये एक मौद्रिक अभिप्रेरणा का पार्ट होता है। 2 तरह की होती हैं, मौद्रिक और अमौद्रिक। तो इसमें अगर हम देखें कि जो कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, ये मौद्रिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है आपके। अब अगर हम बात करें कि बंधन, डिवेंचर और जो आवधिक कर्ज होते हैं किस प्रकार की देनदारियों में आते हैं आपके, तो याद रखिए दीर्घकालीन के लिए आते हैं। किस में आते हैं? ये दीर्घकालीन देनदारी होती है। जैसे बंध कोई बॉन्ड आपसे लिया गया, डिवेंचर लिया गया, आवधिक कर्ज दिया गया, तो ये सभी जो होते हैं ना आपकी ये दीर्घकालीन देनदारियों में आते हैं आपके। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसे लगे आप सभी को प्रश्न? आप सभी वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं, शेयर करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसे लगे आज के ये क्वेश्चन। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के साथ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। आपका जिस दिन भी एग्जाम है आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका नेक्स्ट डे कब एग्जाम है, जिससे कि आपके उसी के अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है, और आप सभी रिस्पांस बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।